Assalamualaikum, myself Mohammad Adil, lecturer in chemistry at Punjab Group of Colleges सादिकाबाद कैंपस। जी बेटा, हमने सेकेंड ईयर चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा लेक्चर जो है वो सोलबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स एंड हाइड्रोसल्फेट्स और आपकी बुक पे लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड्स। मैं इसको जरा ठीक कर लेता हूं। हाइड्रोक्साइड्स हम इसको देख लेते हैं, हमने इसको क्या करना है, हाइड्रोक्साइड बनाना है। ये देखें जी, तो तवज्जो से लेक्चर सुनना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप इसको गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एमडी कैट के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सोलबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो बेटा सबसे पहले ये लिखा हुआ है, द सोलबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स in water depends upon the balance between two main energy। दो मेन एनर्जी पे डिपेंड कर रही होती है किसी भी आयनिक कंपाउंड की सोलबिलिटी। वो कौन सी दो मेन एनर्जी है, मैंने लिख दी, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और दूसरी लेटेस्ट इंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर ये आयनिक कंपाउंड ना भी लिखें तो लेटेस्ट इंथैल्पी से पता चल जाता है, लेटेस्ट इंथैल्पी होती ही आयनिक कंपाउंड के लिए बस, और किसी के लिए नहीं होती। चलिए बेटा हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पे पहले बात करेंगे, तवज्जो से सुननी है, गौर से सुननी है कि हम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसे कहते हैं। देखते हैं जी, इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में बात करते हैं। जी बेटा, अब जरा इसको गौर से सुनेगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच, एच वाई डी, ये है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब जरा देखिए, मैं पहले मुझे जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको आसान वर्डिंग में ना डेफिनेशन समझाने लगा हूं। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती क्या है, आपने क्या करना है, आयंस लेने हैं, दोनों ही आयंस के लिए हैं। हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने लगे ना, सोलबिलिटी, आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सोलबल होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड नहीं होते, वो कम सोलबल होते हैं। अच्छा, क्या करना है, आपने कोई आयन लेना है, लेकिन वो आयन उस वक्त गैसियस स्टेट में हो, किसमें हो, गैसियस स्टेट में। आप पानी के अंदर आयन डालें, उस गैसियस आयन के इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे वो अट्रैक्ट होंगे वहां से एनर्जी रिलीज होगी, दिस रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, इसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। बात समझ आई, दोबारा सुनिएगा, मैं लिख भी देता हूं साथ में, क्या, द गैसियस आयंस, द गैसियस आयंस, मुझे लगता है आपको ये नजर आ रहा होगा, द गैसियस आयंस which are surrounded, the gaseous ions which are surrounded by water molecules, which are surrounded by water molecules and released energy, released energy, this released energy is called, this released energy is called, this released energy is called enthalpy of hydration, enthalpy of hydration, इसको हम enthalpy of hydration कहते हैं। बड़ा गौर से सुनिएगा, गैसियस आयंस को पानी के अंदर डाला, पानी का मॉलिक्यूल इर्द गिर्द चिपक गए, अट्रैक्ट हुए, तो अट्रैक्ट होने से एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज। अच्छा याद रखिएगा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हमेशा, मतलब नेगेटिव साइन आएगा साथ एनर्जी के, मतलब कि एनर्जी रिलीज होगी, ये हमेशा एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि आयन जैसे
पानी में जाएंगे गैसियस साइंस, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज। तो क्या होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो इसको फिर हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। अच्छा अब इसका मैं ट्रेंड बताता हूं। ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं ना हम, ग्रुप 2 की, बेटा याद रखिएगा ग्रुप 2 में कौन कौन है, ग्रुप 2 में ये देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, सबसे टॉप एलिमेंट है, इसका साइज छोटा सा, छोटा साइज। और अगर मैं बेरियम की बात करूं तो बेरियम का साइज अच्छा खासा बड़ा है। क्यों, क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 56 है, 56। एटॉमिक नंबर बड़ा है तो साइज बड़ा, एटॉमिक नंबर छोटा साइज छोटा। अब आयंस छोटा है, पानी के अंदर मॉलिक्यूल डालेंगे, बेटा पानी का मॉलिक्यूल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। पानी का मॉलिक्यूल और आयंस के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। बात समझ आई, अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। सर जरा नीचे बात करते हैं, मैग्नीशियम क्या, साइज बढ़ गया, पानी का मॉलिक्यूल जरा कम अट्रैक्शन दिखाएंगे, अगर कम अट्रैक्शन दिखाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी जरा कम रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम। बात समझ आई, अट्रैक्शन कम तो एनर्जी कम रिलीज होगी, तो हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब जैसे जैसे टॉप बॉटम आते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाएगी वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान और इसके दरमियान, साइज बड़े होने से अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और अट्रैक्शन कम होगी तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। बेरिलियम टू बेरियम हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीजेस, एनर्जी कम होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे साइज बढ़ेगा, साइज के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटिस इंथैल्पी ऑफ आयनिक, मतलब लेटिस इंथैल्पी, सिंपल वर्डिंग में हम क्या कह सकते हैं इसको, लेटिस इंथैल्पी, ठीक है। जरा गौर से तवज्जो से इसका कॉन्सेप्ट लेना है आपने, ठीक है, लेटिस इंथैल्पी, ठीक है। अब लेटिस इंथैल्पी को गौर से समझिएगा, डेल एच यहां पे LATT लिख रहे हैं बस, लेटिस इंथैल्पी। अच्छा इसको बेटा इसका कंसेप्ट गौर से लीजिएगा कि लेटिस इंथैल्पी होती ही आयनिक कंपाउंड के लिए, लेटिस इंथैल्पी होती ही आयनिक कंपाउंड के लिए है, आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड के अलावा लेटिस इंथैल्पी नहीं होती, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए लेटिस इंथैल्पी नहीं होगी, कोई और इंथैल्पी होगी, लेटिस इंथैल्पी सिर्फ आयनिक कंपाउंड। अच्छा मैं लेटिस इंथैल्पी की डेफिनेशन बताऊं आपको, आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको लेटिस इंथैल्पी कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, आयनिक कंपाउंड NaCl है ना, NaCl के दरमियान बॉन्ड है, NaCl है, उसको आपने तोड़ना है, Na प्लस में लेके आना है और Cl नेगेटिव में लेके आना है। इसको तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो लेटिस इंथैल्पी है। वो क्या है, लेटिस इंथैल्पी। याद रखिएगा इसका मतलब द एनर्जी, मैं लिख देता हूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू break the ionic compound, ionic compound, the energy required to break the ionic compound is called lattice energy, उसको हम lattice energy कहते हैं। it always be endothermic, क्या है ये, एंडोथर्मिक, ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है क्योंकि इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू शो करवाएगी। कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव, इसके साथ पॉजिटिव का साइन आएगा, उसके साथ नेगेटिव का साइन आ रहा था, इसके साथ पॉजिटिव का साइन आ रहा है। अच्छा बेटा याद रखिएगा, जरा याद रखिएगा कि भाई अगर कंपेरेबल आयन है, कंपेरेबल आयन्स हैं, मतलब एक का साइज इतना सा के टाइम का और एनायन का साइज भी इतना सा है, बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर अगर ऐसा है कि एक का साइज इतना है और एक का इतना है,
चाहे उसमें कैटायन छोटा है या एनायन छोटा है। मतलब कंपेरेबल साइज नहीं है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। याद रखिएगा, मतलब अगर पहलवान का मुकाबला पहलवान के साथ है तो जरा ज्यादा देर लगेगी उनको एक दूसरे को हराने में, लड़ाई करते हुए। लेकिन सर एक पहलवान है और एक मेरे जैसा आ जाए या आप जैसा आ जाए तो क्या होगा? फिर तो पहलवान ने हमें उठा के ऐसे पहन लेना, मतलब मुकाबला होना ही नहीं हमारे दरमियान। उसकी भाई अट्रैक्शन, उसके पास पावर ज्यादा है, हमारे पास पावर नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो सेम बिल्कुल ऐसे ही अगर कंपेरेबल आयंस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हमें लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो हमें लेटेस्ट एनर्जी कम देनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं कि अगर कंपेरेबल, बेटा ये लाइन याद रखनी है, अगर कंपेरेबल आयंस हैं, अगर कंपेरेबल आयंस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई या इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगी या फिर इंक्रीज होगी। अगर एक भी चार्ज आयन बड़ा और एक छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। अब हम ना इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने लगे हैं और इसमें मैं आपको सल्फेट और हाइड्रोक्साइड का ट्रेंड बताऊंगा। अभी आखिरी हमारी हेडिंग रह गई, वो कौन सी हेडिंग है? वो है इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आखिरी हमारी हेडिंग है डेल एच एस ओ एल। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पे बात हो रही थी, तो मैं जरा आपको बता दूं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। आपने पानी लेना है, उसके अंदर कुछ साल्ट डालनी है, साल्ट के ऐड करने पर, कोई नमक ऐड करने पर, कोई साल्ट ऐड करने पर, वो साल्ट जब पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, उसके अंदर कोई चेंज आएगा, वो एनर्जी या रिलीज होगी या ऑब्जॉर्व होगी, वो एनर्जी एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, द एनर्जी आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे द एनर्जी absorbed or released, the energy absorbed or released by dissolving a salt in water is called एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसको हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। मैं इसका कंसेप्ट तवज्जो से मतलब जरा सुनना है। मैं जरा अच्छा एक बात तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड इंथैल्पी ऑफ लेटिस, ये दोनों एनर्जी जो है, ये दोनों एनर्जी आर डिक्रीजेस। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी दोनों टॉप टू बॉटम डिक्रीज होंगी, दोनों डिक्रीज होगी, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं। अब मैं बताने लगा हूं सल्फेट की और हाइड्रो ऑक्साइड की, ये हाइड्रोक्साइड है और ये सल्फेट है, इन दोनों की बताने लगा हूं आपको सोलबिलिटी। ये देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको बताने लगा हूं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। अगर मैं हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो टॉप टू बॉटम, मतलब अगर यहां बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, अगर आप इसकी बात करें टॉप टू बॉटम, इसके साथ आपने क्या लगाया, इसके साथ आपने क्या लगाया, हम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो OH ट्वाइस, इसके साथ भी OH ट्वाइस है, बाकियों के साथ भी OH ट्वाइस होगा। नहीं, टॉप टू बॉटम हाइड्रोक्साइड की सोलबिलिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। क्या होती है? इंक्रीज। ये देखें, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर इतना ज्यादा सोलुबल नहीं होगा, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर सोलुबल होगा। उसकी वजह क्या है? लेटिस एनर्जी कम हो रही है, अट्रैक्शन कम हो रही ना, साइज बढ़ गया, बेरियम का साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो गई, लेटिस एनर्जी कम।
ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ने से पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ज्यादा चिपकेंगे नहीं, एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होगी, ठीक है, कम नेगेटिव हो जाएगा। वो ज्यादा जो नेगेटिव होता है वो ऊपर वाला साइज होता है, ये कम नेगेटिव हो जाएगा, तो लिहाजा ये दोनों एनर्जी के कम होने से इसकी सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोक्साइड को टॉप टू बॉटम आए तो आयनाइजेशन, ये जो इनकी सोलबिलिटी है, इनकी जो सोलबिलिटी, इंक्रीज सोलबिलिटी, ठीक है, पानी के अंदर ये ज्यादा सोलबल होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके साथ ही सल्फेट्स की, इसकी बात करूं सल्फेट्स की बात करूं, आपको पता है सल्फेट SO4-2 ये सल्फेट है बेटा। इसकी सल्फेट की बात करूं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और बेरियम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगर आप लिखें बेरिलियम सल्फेट और इधर से बेरियम सल्फेट, ओके बेटा, इसकी टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन, ये सोलबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, सोलबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज सोलबिलिटी या सोलबिलिटी डिक्रीज। उसकी वजह क्या है? बेरियम सल्फेट साइज छोटा है और यहां पे सल्फेट का आयन काफी ज्यादा बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेरिलियम और सल्फेट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, आयन स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, ये पानी के अंदर सोलबल हो जाएगा, ठीक है, पानी के अंदर क्या होगा? सोलबल। अगर आप बेरियम सल्फेट की बात करें तो बेरियम सल्फेट में बेरियम का साइज भी बड़ा, सल्फेट का साइज भी बड़ा, ठीक है, दोनों का साइज बड़ा हो जाएगा, तो लिहाजा ये इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, इनके दरमियान क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा बॉन्ड। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? तो ये पानी के अंदर जल्दी हल तो नहीं होगा, ये तो इनसॉल्युबल होगा। आप कह सकते हैं बेरियम सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल है, ये क्या है? इनसॉल्युबल है, ये पानी के अंदर सोल्युबल नहीं है, पानी के अंदर इनसॉल्युबल है। मेरा इतना सा लेक्चर था हमारा, मुझे लगता है बड़ा आसान सा टॉपिक है। आपने इसको क्या करना है? तैयार करना है, इसका कंसेप्ट लेना है, अपनी किताब पे पढ़ना है, अगर कोई हेडिंग नहीं दी तो हेडिंग देनी है, अच्छे से खुशखत करके प्रेजेंटेशन देनी है, लिखना है, और आपका आसान से, बिल्कुल आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या कहते हैं कि दरख्तों के पत्ते खिलते रहेंगे, नए और आप मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अभी वीडियो लेक्चर्स में, तो नेक्स्ट तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे फिर, अल्लाह हाफिज।